नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कल आरआरबी एनटीपीसी का डेट भी आ चुका है और उस डेट पे आपको 15 दिसंबर का डेट भी दिया गया है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए और साथ साथ हम लोग जो क्लास अब स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा जो क्लास होगा, आज ये सेशन हम कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके सामने। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉप 500 क्वेश्चन, जो कि आपको सामने दिख भी रहा होगा। और यहाँ से हम लोग टॉप जो 500 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हैं, उसके साथ साथ ये हमारा टॉप 500 जो क्वेश्चन होगा उसका एक पार्ट 1 का सीरीज होगा। और मैं उन बच्चों से भी बात ये बता देता हूँ कि वो लोग जिन्होंने अभी मेरे टॉप, अगर देखा जाए तो एपिसोड 10 तक के पॉलिटी का क्लास किया है उन्होंने, वहाँ से मैं उसको टेस्ट पेपर के थ्रू आपको करवा रहा हूँ। तो कोशिश यही होगा कि हम क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन को भी कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, और एक बात मैं आपको बता दूँ, आप लोग अब बहुत हो गई, ताली थाली हो गई, अब हमको जम के लग जाना है और बहुत मेहनत से, अब हमको, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जैसा आप लोगों ने कल मुझे बहुत समर्थन किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने वो गिफ्ट मुझे दिया, एकजुटता आपने मुझे दिखाया और बहुत प्रसन्न हुआ मैं देखकर आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों ने जैसा भी कमेंट किया, जैसा भी अपना सुझाव दिया कि नहीं सर हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो याद रखिएगा, हम आपके साथ आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए एकदम तब कहीं ना कहीं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम आपके साथ तत्परता से लगे रहेंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें हो गई, अब वो फिजूल की बातों को हम न करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। और अब हम लोगों का यहाँ से जो क्लास स्टार्ट होगा वो होगा यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी के लिए पॉलिटी। और इसमें हम 500 क्वेश्चन इस सीरीज में लेकर चलेंगे और साथ साथ मैं आपको पढ़ाते हुए भी चलूँगा और साथ साथ हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से आपको एक शेड्यूल में बता दूंगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और शेयर करने के साथ साथ देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि आपको मैं अब आपके मंजिल तक पहुँचाने के लिए एकदम कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्पित हूँ और मैं दृढ़ संकल्प ले चुका हूँ। इसलिए मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ कि जो लोग सीरियस नहीं हैं वो सीरियस हो जाए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से मैं आपको टेस्ट पेपर के रूप में क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते चलेंगे, ठीक है। मैं आपको सॉल्व भी कराता चलूँगा और आपको खूब मजा आने वाला है। इतना आप जान लो, आपको मजा खूब आएगा। क्वेश्चन को देखना, अगर पढ़े होगे तो तुमको ये लगेगा कि क्या क्वेश्चन है, और अच्छी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि जो आपके पेपर के लिए उपयोगी हो। दूसरी बात कि इसमें जो यूपीएसआई और हमने कम्बो रूप में लिया है आपके आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसमें उसको भी ध्यान में रखकर मैं क्वेश्चन बनाया हूं कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उस आपके लिए, दोनों के लिए वो क्या है, वो जरूरी हो, ठीक है। तो ये बात भी आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो यहां से हम क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन आपके सामने जो पड़ा है, देखिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन आपके सामने लिखा है 1861, 1892, 1909 और 1919। ये आप यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहां से अगर हम बात कर लें तो देखिए यहां से आपका एक तो ऑप्शन हो गया ये वाला 1892। इसको आप याद करिएगा, मैंने आपको समझाया था कि जो 1892 का अधिनियम था, उस अधिनियम से यहां पर हमारे देश में भारतीय विधान परिषद अर्थात लोगों को बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आपसे सवाल कैसे पूछेगा इसको थोड़ा आप ध्यान रखें। आपसे सवाल ये देगा कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार
किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था? तो इसका आप राइट आंसर क्या करेंगे? तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का उत्तर सही होगा क्या? 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? यह है आपका प्रश्न। मतलब संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी गठित हुई थी, उसमें जो मेंबर थे उन मेंबरों का चुनाव कैसे हुआ था? यह आपका प्रश्न सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या कह सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन है जो आपका भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान सभा का जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो हुआ था आपका कौन सा? तो ये आपका डी वाला विकल्प सही होगा। तो इस बात को आप ध्यान दें, ये आपका डी सही है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हमारे देश में जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। अब प्रश्न आपसे ये क्वेश्चन ये भी ले सकता है कि संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी या तो कह सकते हैं प्रत्यक्ष, या तो कह सकते हैं जनता के द्वारा या सदस्यों के द्वारा। तो इसमें से किसी भी तरीके से अगर आपको ऑप्शन बनाता है तो उसके राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने गए और वही जनता के जो विधानसभा के मेंबर थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया? चुनाव किया। समझ में आ गया आपको कि इसका राइट आंसर क्या है? तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न लिखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सूची है, सूची 1, ये है आपकी सूची 2। समझ रहे हैं? अब यहां पे लिखा है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। यूपीएसआई के स्टूडेंट जो होंगे उसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मैंने कैसा क्वेश्चन कराया भी है, ये मैं पीछे पढ़ाया हूं, उसी का टेस्ट आपके सामने रखा हूं, ये बात आप ध्यान रखें। क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की आप बिल्कुल कोशिश करिए। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। लिखा है ऑप्शन इधर से ए लिखा है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था? नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात मैंने कब बताया था? याद करो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या लिखा है? सर्वोच्च न्यायालय, यहां से देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यह कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमने आपको बताया था, संघीय न्यायपालिका और संघीय बैंक जो था हमारा बैंक, उसकी स्थापना 1935 के अधिनियम, ध्यान रखिएगा। तो वहां से बैंक हो जाएगा। तो यहां से एक चीज आप ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पे ये बात नहीं करा है जो आज का सर्वोच्च न्यायालय, उसकी बात नहीं हो रही है। हमने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और उसी सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बताएं तो इलियाज इंपे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा, तो इसका क्या कर दोगे आप? ये विकल्प बी का किधर जाएगा? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये समझ में आ गया? चलो अब सी वाले को देखो, लिखा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश मिशनरियों का मतलब यह था कि जो ईसाई मिशनरी थी वो भारत आया था। तो भारत क्यों आया था आपको पता है? वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आया था और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईसाई बनाना उसका उद्देश्य था, जो कि मैं आपको संवैधानिक विकास में इस टॉपिक को समझाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1813 में। अब लिखा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो ये तो आप जानते हो, जो आपका विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी और 1833 में की गई थी। और प्रथम विधि सदस्य कौन था? तो ये भी याद रखो, जो प्रथम विधि सदस्य था वो कौन था? तो याद रखना, लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले।
समझ में आ जाएगा। तो इससे हिसाब से आपका सही उत्तर क्या होने वाला है, तो देखो पहले का ए हो गया, तो दूसरे का क्या है, तो इसके हिसाब से अगर देखो तो पहले का बी, तो पहले का बी यहां से, तो इससे हिसाब से आपका क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था, यह आपका प्रश्न। अभी पीछे ही बताया आपको, पीछे क्या बताया, तो इसका अभी बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1774 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इस हिसाब से हमारे विकल्प को अगर ध्यान दे तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ये थोड़ा आप ख्याल रखें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। आप सोचो तुम, द्वैध शासन। अब द्वैध शासन में आपको पता है कि विषयों को दो प्रकार से बांट दिया गया। ये देखो, एक विषय थे आरक्षित और दूसरा क्या था, हस्तांतरित। ये थे दो वर्गों में जो बांटा गया। उसमें एक चीज हमने बताया था कि आरक्षित विषय जो थे वो महत्वपूर्ण विषय थे और उस पर जो कानून या विधि बनाने की जो पावर दी गई थी और वो अपने कार्य के लिए किसी भी प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वो कौन थे, ब्रिटिश कार्यकारिणी के मेंबर। जबकि हस्तांतरित विषय भारतीयों को दिया गया था। तो केंद्र में जो ये व्यवस्था लाई गई थी वो किस अधिनियम के तहत लाई गई थी, तो याद रखो ये अधिनियम था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 के अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई। और यहां पर द्वैध शासन का मतलब है विषयों का बंटवारा, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय ब्रिटिश कार्यकारिणी के पास और हस्तांतरित विषय भारतीय कार्यकारिणी के सदस्यों के पास। आरक्षित विषय में जैसे संबंधित, जैसे राजस्व, धन, वित्त से संबंधित विषय किसके पास, ब्रिटिश कार्यकारिणी के पास। जबकि हस्तांतरित विषय में वो किसके पास, तो वो भारतीय कार्यकारिणी के पास। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी किसके पास, तो भारतीयों के पास। ऐसी व्यवस्था केंद्र में कब लागू की गई थी, 1935 के अधिनियम के तहत। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था। मैं बता दूं, देखो कैबिनेट मिशन 389 सदस्यों का सुझाव दिया, एक प्रश्न ये समझ में आया। चलो दूसरा क्या है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और जब 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन, तो इसने 389 सदस्यों का सुझाव क्यों दिया। क्या 390 नहीं दे सकता था, क्या 395, 400, 420 वो सब कुछ दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका रीजन ये था क्योंकि उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 10 करोड़ थी। कितना थी, सॉरी 40 करोड़, लगभग 40 करोड़। और इस हिसाब से उन्होंने 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान निर्मात्री परिषद में अगर देखा जाए तो एक सदस्य के लिए संख्या निर्धारित किया। तो इसलिए अगर हम यहां से देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये ध्यान रखना आप लोग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक मेंबर का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है, और वो चुनाव कैसा था, तो याद रखना वो चुनाव जो था वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो अप्रत्यक्ष रूप से था, जो राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, यह आपका प्रश्न। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। विकल्प आपके सामने लिखा है, साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा।
हम बता दें आपको, ये जो व्यवस्था की गई थी ये सबसे पहले क्रिप्स मिशन में किया गया। क्रिप्स मिशन आया था स्टुअर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में, ये आप ध्यान रखें थोड़ा, स्टुअर्ट क्रिप्स। ये हो जाएगा स्टुअर्ट क्रिप्स। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। 1942 में भारत आया, ये आप ध्यान रखें। अब हमने इसे अस्वीकार क्यों कर दिया फिर, जबकि संविधान निर्माण का प्रस्ताव इसने रख दिया? लेकिन जानते हैं इसमें एक बात इन्होंने रखा था। वो बात क्या रखा था? इन्होंने ये बात रखा कि ये भारतीयों के लिए एक संविधान होगी और संविधान सभा भी होगी, संविधान के मेंबर भी होंगे, लेकिन बशर्ते एक चीज ये होगा कि कहीं ना कहीं उसमें जो सदस्य होंगे अधिकतम सदस्य भारतीय होंगे। इसका मतलब क्या? अधिकतम सदस्य अगर भारतीय होते हैं तो कुछ इसमें विदेशी भी होंगे, मतलब अंग्रेज भी हो सकते हैं। इसलिए भारत ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार किया। तो ये कौन सी व्यवस्था में रखा? तो ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में ये जो अभी आपको बताए कि कहीं ना कहीं ऐसे अधिकतम भारतीय होंगे, ये तो प्रस्ताव लाया था इन्होंने कब? एक प्रस्ताव, देखो इधर से समझो, एक प्रस्ताव 1940 में लाया था, अगस्त प्रस्ताव में बात रखा। लेकिन 1942 में ये मान गए कि संविधान सभा होगी। लेकिन वो संविधान सभा अगर हम देखें तो इन्होंने ये कहा कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा गठित करेंगे। कब? युद्ध के बाद। और युद्ध का मतलब क्या? तो याद रखो 1939 से 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल था। और इसे समाप्त होने के बाद इन्होंने ये कहा कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की व्यवस्था करेंगे। लेकिन एक्चुअल में हमारे सब देश के लोगों ने इसे अस्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि उनका कहना था कि ये आपको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम युद्ध के बाद क्यों, हमारे संविधान का अगर निर्माण करना है तो संविधान सभा का गठन इसी टाइम किया जा सकता है, जो कि उसी वजह से जब उन्होंने इस प्रस्ताव को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव जो लाया गया था उसे स्वीकार नहीं किया गया, तो इसी वजह से यहां से यह व्यवस्था अर्थात हमने क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति जारी करता है, वो प्रश्न आपके सामने है। देखिए, अगर पूछे गवर्नर जनरल, क्या पूछे? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? तो याद रखो 1861। लेकिन यदि वो पूछे राष्ट्रपति के संबंध में अगर पूछे तो ये हुआ 1935। समझ में आया? आप समझो। अब यहां से समझते हैं एक्चुअल में अगर हम देखें कि अगर देखा जाए तो अध्यादेश होता क्या है, पहले इसको समझ लो। अध्यादेश का तात्पर्य होता है कि यदि जब संसद के सदन सत्र में न हो और उस समय कानून बनाना जरूरी हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123, ये याद रखना, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। और वह अध्यादेश जो उसने कानून बनाया है उसे 6 हफ्ते के भीतर संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना जरूरी होता है। ये आपको मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पिछले साल यूपीएसआई में पूछा गया चुका क्वेश्चन है, तो इसलिए आप ध्यान रखें। अब आपसे प्रश्न क्या देगा? आपसे प्रश्न यह देगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने दिनों तक अस्तित्व में रहता है? तो 6 हफ्ते। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो याद रखिएगा अनुच्छेद 213, ये जब राज्य विधानमंडल के सत्र सदन में नहीं होते हैं तो उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करके क्या करता है? अस्थायी कानून का निर्माण कर देता है। और उस राज्य विधानमंडल के द्वारा उस प्रस्ताव को कितने दिनों के भीतर पारित होना चाहिए? तो वे भी याद रखें, वो भी कितना होगा? 6 हफ्ते। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति से अगर ये प्रश्न आ गया तो इसका जो आप उत्तर बताएंगे वो होगा
भारत सरकार अधिनियम 1935। समझ में आ गया? चलो तो अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न ये रहा। अब आपको अगर ये पढ़े हुए भारत शासन अधिनियम 1919 तो इसको समझिए। लिखा है, यहां से समझिएगा, लिखा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? पहला लिखा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, यह बिल्कुल सही है। यह तीसरा वाला विकल्प सही है। पहले तो यह समझ लो, केंद्र ने क्या किया, प्रांतों को विधायी शक्ति में हस्तांतरण किया था, यह सही है। ठीक, चलो। और अगर हम दूसरे की बात करें, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात करता है, ये वाला व्यवस्था, ये बी वाला देख रहे हो दूसरे नंबर का, तो ये मिला था 1909 में। और प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में। ये सही और ये सही, विकल्प क्या सही? सी सही। समझ में आया? अगर वही पूछता यहां से कि केंद्र की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था कब, तब याद रखना केंद्र में था 1935। हो जाएगा? चलो, तो यहां से ये प्रश्न आपका समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो याद रखिएगा, लाइक भी करते रहो, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करो। अब देखो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, यह बात आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम कह सकते हैं ये होगा आपका चार्टर एक्ट 1833। ठीक, समझ में आ गया? तो यहां से कौन सा हो जाएगा? 1833 के द्वारा। तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो 1833 में। और 1833 की अगर बात कर रहे हो तो एक चीज और यहां से ध्यान रखो, भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल था और बाद में उसे क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो जो भारत का गवर्नर जनरल बना, वो बात आप थोड़ा ध्यान रखें कि वो कब बना, तो वो बना 1833 में। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो कब बनाया गया? तो 1833 के ही अधिनियम के तहत। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यह है आपका प्रश्न। तो देखिए, स्वतंत्र भारत कब हुआ? आप जानते हैं कब हुआ? 15 अगस्त 1947। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे आपको पता है? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद आपको पता है इसकी दूसरी बैठक जब 11 दिसंबर को हुई थी, तो उस समय किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये याद रखें, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया यहां से कि एक्चुअल में इसके अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्र भारत। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे?
अगर हम कुल अधिवेशनों की बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, जो कुल अधिवेशन हुए थे वो हुए थे, आपको यहां से समझिएगा, 12 अधिवेशन। कितने अधिवेशन? 12। लेकिन कई किताबों में आप देखोगे ना तो आपको मिलेगा 11 अधिवेशन। ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि लोग, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये कितना होगा? 12। अगर इसे काउंट नहीं करोगे तो कितना होगा? 11। तो टोटल आप याद रखना 12, और इसमें 167 कार्य दिवस हुए और लगभग 64 लाख रुपए हमारा संविधान बनाने में खर्च किया गया। और आपको पता है कि 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे, और ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। तो ये भी आप थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन सी सही है, 12 अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? देखिए, अगर हम इसकी बात करें 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, तो देखिए अभी वर्तमान में जो अवशेष शक्तियां वो किसके पास हैं? केंद्र के पास। किसके पास? केंद्र के पास। लेकिन केंद्र का मतलब संसद के पास। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए उस समय किसके पास हुआ करती थी? गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय के पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये भी आप ध्यान रखें, इसका राइट आंसर होगा आपका गवर्नर जनरल या वायसराय। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो इसको अगर आप देखें तो ये जो तैयार हुआ, पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक है बंधु, ध्यान रखना, ये 1950 होना चाहिए यहाँ पे, तो आप इससे ख्याल रखें। पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान बना वो बना था 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन को ध्यान रखिएगा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित तिथि मानते हैं। जैसा आप संविधान के जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको साफ देखने को ऐसा मिलेगा। ठीक है, जैसा लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर एतद् द्वारा अपने इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ध्यान रखो 26 नवंबर इसका सही उत्तर होगा। लास्ट में क्या बोला मैंने? 26 नवंबर 1949। समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न ले लें। इसके पीछे वाला प्रश्न आपने देखा क्या? ये 26 नवंबर 1949 था। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसने रखा? तो याद रखिएगा, ये जो रखा गया था वो रखा गया था संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया था वो रखा था किसने? तो ध्यान दीजिएगा, वो रखा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आपको पता है कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को आपको पता होना चाहिए कि 22 जनवरी, कितना तारीख? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित किया था, और जो आज वही आपका प्रस्तावना है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। यह प्रश्न मैंने आपको समझाया है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो देखो, पहला लिखा है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखो ये होगा आपका भारत सरकार, अर्थात अगर देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक हो जाएगा। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मिलता है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप जानते हैं संघ सूची के विषय पर कानून या विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है, संघ की विधायिका संसद को। राज्य सूची के विषय पे राज्य की विधायिका विधानमंडल, और समवर्ती सूची के विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हो जाएगा। तो इसका समझ में आ गया ना, पीछे बता सब समझाया है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। बहुत बार का प्रश्न पूछा गया है और आप जानते भी होंगे कि कई बार पेपर में क्वेश्चन लिया भी गया है। आप सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, इसको तो याद ही कर लो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हम लोग। है पहला लिखा है कि भारत, अगर हम पहले की बात करें तो यहां से देखो लिखा है ना, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ये आपका जो पहला वाला है वो आपका सही है। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं, ये जो कि गलत है। आप जानते हो कितनी तिलियां हैं, 24। तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, ये भी आप जानते हो गलत है। यहाँ पे 3:2 है। तो इस हिसाब से कौन सही है केवल, तो ऑप्शन बी सही है, केवल 1। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, कथन आ और कारण के रूप में दिया है। लिखा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन दूसरा लिखा है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये देखो स्पष्टीकरण थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसको समझो। एक्चुअल में अगर आप देखें तो स्पष्टीकरण करने की बात करें कि जो स्पष्टीकरण है इसमें गृहीत संविधान न कहकर हम इसे गृहीत संविधान क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का जो संविधान है वो केवल अपने ही प्रावधानों से नहीं प्रेरित है। उससे क्या किया गया, इससे हम विदेशी स्रोतों से भी ग्रहण किए हैं, तो इसलिए गृहीत नहीं हो सकता। लेकिन इसमें अगर देखें तो ये आपका ऑप्शन लिखा है कि ए और आर दोनों सत्य है। हालांकि सत्य तो है कि गृहीत है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं थी, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, तो ध्यान दें इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, ये आपका प्रश्न है। अगर अन्य पूछे तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, अगर ये प्रश्न है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। लेकिन अगर कुल टोटल बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्या, इसका इस हिसाब से टोटल 7 होगा। ठीक, अब प्रारूप समिति जो गठित हुई वो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। ये थोड़ा आप ध्यान दें, 1947 में गठित हुई थी। और जो BN राव ने संविधान बनाया था, जो प्रारूप तैयार किया था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त पूछेगा तब आप इसका उत्तर बताएंगे 6,
अगर उनको टोटल लेके बात करेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7। ठीक है, चलिए यहां से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? अभी पीछे बताया क्वेश्चन का जवाब आपको। तो क्या होगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मैंने आपको बताया था कि जो प्रांतीय संविधान समिति थी, संविधान सभा की कुल 13 समितियों का गठन हुआ। उन 13 समितियों में कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो कि आपके पेपर में पूछी जाती, तो ये आप ध्यान रखें। तो इसका जो प्रांतीय समिति थी उसमें आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का बिस्मार्क इनको बोलते। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही भारत का एक्चुअल में जो देशी रियासत था उसका भारत में एकीकरण कराया और कहीं ना कहीं विलय कराया, इसलिए इन्हें भारत का भी बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो सरदार पटेल का नाम आप जानते ही होंगे। अभी इनके नाम पर ही हाल ही में सरदार पटेल स्टेडियम बना, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, आपका पता है, अहमदाबाद में। ठीक है, चलो हो जाएगा क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? देखो, अगर इनके जन्म की हम बात करें तो देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से पेपर में, इनका जन्म जो हुआ वो महू में हुआ। महू, ये देखो महू। महू कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये इसको कह सकते हैं एमपी में पड़ता है। ठीक है, एमपी पड़ता है। अब 1891 में इनका जन्म हुआ और 14 अप्रैल 1891, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखो 6 दिसंबर 1956, और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 1891 में इनका जन्म हुआ है और 1956 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई। तो यहां से ये प्रश्न आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर जो पूछेगा तो उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, आसानी से बता दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लिखा है कि किस वर्ष जनगण मन, मतलब जो भारत का राष्ट्रगान है, उसे अपनाया गया था? अगर उसके अपनाने की बात करें तो देखो, जब हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी कितनी तारीख को? 24 जनवरी 1950, और इसी दिन ये हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब अंगीकृत किया गया? तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया, देखिए छोटे छोटे प्रश्न है, ऐसा नहीं आपको, देखिए छोटा प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि रेलवे के भी स्टूडेंट हैं, वो भी आप ध्यान रखें कि ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यह था आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी सही होगा। आप लोग करते रहिए, लेकिन जो पीछे मैं पढ़ाया हूं आप उसको एक बार जाकर जरूर देखिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा समझाने की फिर उसकी कोशिश करूंगा तो टाइम ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं समझाता चलूंगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? अच्छा ठीक, भारत स्वतंत्र कब हुआ आप जानते हो? 1947 में। और इंग्लैंड में चुनाव कब हुआ था? 1945 में। और जब 1945 में चुनाव हुआ तो वहां पता है कि दो पार्टी, एक लेबर पार्टी जिसके तौर से अगर देखा जाए क्लेमेंट एटली, और एक कंजर्वेटिव पार्टी जिससे विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव हार गए थे, और लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी कह सकते, इससे चुनाव जीते थे कौन? क्लेमेंट एटली। तो इस पार्टी की सरकार थी, ये भी ध्यान रखें। और एक किस पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने थे?
क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ये भी कई बार कुछ क्वेश्चन एग्जाम में लिया गया, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न है, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखो ये जब मैं आपको पढ़ाया था तभी बताया था कि देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी मैंने बताया था आपको, देखो पहली बार चुनाव हुआ था बंबई से, लेकिन बंबई से जब उनका पहली बार चुनाव हुआ तो बॉम्बे से जब उनका पहली बार चुनाव हुआ था, तो ये आप ध्यान रखें कि जब इनका बॉम्बे से पहली बार चुनाव हुआ था तो वो चुनाव एक्चुअल में हार गए थे। उसके बाद इनको जो चुना गया था कहीं ना कहीं बॉम्बे से चुना गया, सॉरी यहाँ से बंगाल से चुनाव हुआ। बंगाल से चुनाव तो जीत गए, लेकिन जब हमारे संविधान सभा थी उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के विभाजन के बाद कहीं न कहीं जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था वो किसको मिल गया, पाकिस्तान को, तो सीट छोड़नी पड़ी। पुनः इनका दोबारा कहाँ से चुनाव हुआ, पुणे से, तो वो पुणे भी आपको पता है कि मुंबई के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। देखो बर्मा वर्तमान का, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यांमार। इसको क्या बोलते हैं, म्यांमार। ध्यान रखो ये आपका म्यांमार है, और ये 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में अलग हुआ था। तो ये भी बात आप थोड़ा ध्यान रखें। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या होने वाला सही, ऑप्शन सी सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। देखो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, संघीय न्यायालय जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, संघीय बैंक और संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1935 के अधिनियम के तहत। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन आपका ये, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार आपको पता होगा कि ये थे आपके बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव। ये थे बी.एन. राव। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम याद रखिएगा। और जो बी.एन. राव थे उनकी अगर हम बात करें तो बी.एन. राव जो थे वो एक आईएएस अधिकारी थे और उन्होंने निःशुल्क हमारे संविधान में अपना योगदान दिया था। और इनके द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था और इसी प्रारूप का पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। वो समिति कौन सी थी, तो उसका आपको मैंने अभी बताया कि उस समिति का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, या उसको हम पांडुलेखन समिति, या उसको प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। देखिए इस टाइप के अगर हम सवाल की बात कर लें, इस टाइप के सवाल की अगर हम बात करें तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, और अगर बिहार एसआई की तैयारी करते हो तो उसके लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन उठा कर देखिए, कई बार क्वेश्चन लिया गया। तो याद रखिएगा, इसका कहना है कि संविधान सभा कांग्रेस थी। किसकी संविधान सभा, भारत की, और जो कांग्रेस था वही भारत था। क्योंकि उसमें जानते हैं कांग्रेस के मेंबर ज्यादा थे, इसलिए लोगों का अलग अलग तरीके से बहुत लोगों ने हमारे संविधान की आलोचना किया है। तो उसका एक कथन है, और एक कथन है आपका पता है कि ये कथन है आइंस्टीन की। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये कथन किसका है, आइंस्टीन की। ठीक है, चलिए हो जाएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन लिखा है कि अपनी राष्ट्रीयवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है, लिखा है मॉरिस जोन्स का, हॉट ग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का, आइवर जेनिंग्स का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। ये आपका राइट आंसर है, आइवर जेनिंग्स। ये सब कथन याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है,
और ऐसा क्वेश्चन आता भी है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखें। चलो, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? बी.एन. राव ने तैयार किया था। और जो बी.एन. राव ने तैयार किया था उसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी.एन. राव, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही होगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन लिखा है। बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। या सी है, यह एक शुभ दिन था। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम आपको बता दें तो आप थोड़ी सी बातों को ध्यान दें। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार था और हम जब पहली बार 1929 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और हमने वहां पे एक बात रखी थी कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उसी के कारण हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को लागू तो हो गया था, बन के तैयार तो हो गया था, लेकिन उसे हम 26 जनवरी को लागू किए क्योंकि इस जो दिन की महत्वता थी वो समाप्त न होने पाए। इस कारण से हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। चलिए हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था और वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इस समिति की जो अध्यक्षता किया था उसका भी क्या उत्तर होगा आपका? ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, थोड़ा सा मैं टाइम कम दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखकर तुरंत समझ जाइए कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं। टाइम वेस्ट ज्यादा करने से हमको फायदा होने वाला नहीं है। आप देखते उत्तर बताओ यार, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं है। इतना ट्रेंड हो जाओ कि आपको देखते ही सवाल का जवाब देना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अब देखो, कैबिनेट मिशन का अगर अध्यक्ष की तुम बात करोगे ना, तो अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस था। उसके बाद एक थे स्टुअर्ट क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैबिनेट मिशन। तो इसमें कौन नहीं था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा, विलियम वुड। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले प्रश्न की ओर चलें। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं जब आपको पढ़ा रहा था, अभी पॉलिटी पढ़ा रहा था, उसमें भी क्वेश्चन को बताया था। देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस समय महिला सदस्यों की संख्या 9, और 24 जनवरी 1950 को जब इसकी बैठक हुई तो उस समय महिला सदस्यों की संख्या 15, और टोटल कितना सही होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा, ए सही होगा। और इसमें महिला सदस्यों में एक मुस्लिम महिला सदस्य का नाम पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें, बेगम अय्याज रसूल। ठीक है, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, 15 महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, तृतीय वाचन जो इसका प्रारंभ हुआ था, आप कमेंट में पहला इसका प्रथम वाचन बताना, हमको पहला बताना, और इसका दूसरा बताना। मैं इसका तीसरा बता देता हूं, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पहला था जो इसका तृतीय वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से
26 नवंबर 1949 तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। देखिए, अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था, अगर हम इसकी बात करें तो मैंने अभी आपको पढ़ के ही सुनाया। चाहे अंगीकृत पूछे, चाहे अधिनियमित पूछे, चाहे आत्मार्पित पूछे, चाहे पारित पूछे, चाहे स्वीकृत पूछे, सबका डेट क्या होगा, 26 नवंबर 1949। अगर लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950। ये बात आप ध्यान रखें। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। आपको मैं बताया था कि भारतीय संविधान पर इसका सबसे गहरा प्रभाव देखने को मिला है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें। तो भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव देखने को मिला था, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा प्रावधान भी हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम विकल्प देखें तो ये देखिए ऑप्शन लिखा है, पहले ही लिखा है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ठीक है, चलो ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो यार आप लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। और मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे देता हूँ, उसका पीडीएफ भी निकाल लेना। क्वेश्चन की श्रृंखलाओं को आप देखते रहना। जितना मैं पढ़ाऊंगा एक हफ्ते में आपका उसका टेस्ट के थ्रू ऐसे मैं आपको पढ़ाते चलूंगा। ठीक है, ऐसे करा दूंगा तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिल जाएगा और पीछे पढ़े रहोगे तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। उम्मीद करते हैं कि इसके आगे जो चीज़ हम क्लास लें उसको कोशिश यही होगा कि हम लाइव लें और लाइव क्लास को हम कंटिन्यू करें। टेस्ट जो हो हमारा लाइव चले। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि लाइव क्लास सर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए यार। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, देखिए इतनी गर्मी लग रही फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उतना आप भी हमारे लिए करिए। ठीक है, कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। जो भी हमसे हो सकता है हम आपको पूरी की पूरी देने की कोशिश कर रहे हैं और जम के तैयारी करिए। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।